हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजन नर्सिंग क्लासेस। चैप्टर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, देन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है। अब आगे के जो स्टेप्स हैं, आगे के जो रिसर्च के पार्ट्स हैं, उसको पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स जो है ये बार बार आपके रिसर्च में जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे हर जगह बार बार आपके काम आएंगे। जब तक उन टर्म्स का जो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। हम फिर उनको डिफरेंट जो है वो मीनिंग लेते हैं, उसकी रिसर्च में अ लिटिल डिफरेंट मीनिंग होती है, तो उस डिफरेंट मीनिंग को पहले समझना जरूरी है ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी जो आज के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जो रिसर्च में बार बार आपके यूज होंगे, तो रेडी रहिएगा। चलो, पहला है कंसेप्ट। कंसेप्ट की डेफिनेशन क्या है? पॉलिट एंड हंगलर के द्वारा दी हुई डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ये है कि अ कंसेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मेंटल इमेज। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मेंटल इमेज, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मेंटल इमेज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मेंटल इमेज ऑफ फिनोमेना दैट रिप्रेजेंट्स रियलिटी इन सम वे। किसी चीज के बारे में जो रियल में एग्जिस्ट हो रही है, उस चीज के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपका क्या विचार है, वो क्या होता है? कंसेप्ट होता है। हिंदी में इसका शाब्दिक जो अर्थ है ना, लिटरल मीनिंग जो है वो है अवधारणा। क्या होता है? अवधारणा। आप किसी चीज के बारे में क्या मेंटल इमेज बना रखी है आपने, आपका क्या कंसेप्ट है। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो उससे पहले आप क्या सोचते हो, है ना? कि उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मीन्स उसकी जो एक, जब आप उसके बारे में लेके बैठो ना, तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आनी चाहिए कि वो टॉपिक ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसा ऐसा टॉपिक है ये। आप किसी टॉपिक को, जैसे आप निमोनिया को पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर जैसे आप लेके बैठोगे, तो निमोनिया होता है, मींस निमोनिया इस टाइप की एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, और उसमें क्या होता है, लंग्स की पैरेन्काइमा इन्फ्लाम्ड होती है और ये फीचर्स आते हैं, इस टाइप का होता है। तो मींस आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर होती है, वो आने लगती है उस टॉपिक के, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो ऐसे ही जो, और निमोनिया रियल में एग्जिस्ट होता है निमोनिया, ठीक है, लेकिन जो आप दिमाग में इमेज बनाओगे ना, वो जो होगी वो इमेज, उसकी मूर्ति नहीं बनेगी कोई, वो इनटेंजिबल है। ये जो मेंटल इमेज या दिमाग के अंदर आइडिया आएंगे, वो आइडिया की कोई पिक्चर बाहर नहीं दिखेगी कि इस टाइप के आइडिया अंदर आए हैं, ठीक है। ये जो आइडियाज होंगे, मेंटल इमेज होगी, ये कैसी होती है? इनटेंजिबल होती है, मींस अमूर्त होती है, जिसको आप बाहर नहीं देख सकते, जिसको आप रियल वर्ल्ड में वैसे उस इमेज को नहीं देख सकते। बट वो जो फिनोमेना है, जिस फिनोमेना की, जिस घटना के बारे में आप इमेज बना रहे हो, वो घटना रियल में एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में अंदर। रियल वे में वो घटना होती है, लेकिन उस घटना की जो इमेज आप बनाते हो, वो घटना आपको दिखती नहीं है। तो किसी भी चीज के बारे में आपकी एक अवधारणा जो बनती है, वो क्या कहलाता है? कंसेप्ट कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे पेन ना, पेन, फटीग, ये एग्जाम्पल है ना। पेन, फटीग, स्ट्रेस, एम्पैथी, है ना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जो अपन कंसेप्ट बनाते हैं, पेन कैसा होगा, फटीग कैसी है, स्ट्रेस कैसा है, ठीक है, एम्पैथी कैसी है, ये सारी चीजें जो है, ये क्या है? एक तरह के कंसेप्ट है जो हम, है ना, किस टाइप का, कितना सीवियर पेन हो रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो बनती है, ये सारी क्या है? ये मेंटल इमेजेस हैं, ठीक है। और कंसेप्ट ही क्या होते हैं? इन्हीं कंसेप्ट से क्या बनती है? ये कंसेप्ट होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी होते हैं। क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी।
जिस तरह बिल्डिंग में क्या होती है, ईंटें होती है ना, जिस तरह ईंटें और पत्थर लगे होते हैं ना, उनसे मिलकर एक बिल्डिंग बनती है, ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट मिलकर क्या बनती है, एक थ्योरी बनती है। ठीक है, तो ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी होता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी क्या कहलाते, जो कंसेप्ट होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी होते हैं। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स क्या होता है कि जो सारांशित आइडिया हो, ठीक है, जिस आइडिया की कोई इमेज नहीं हो, जो आइडिया आपको कहीं दिखाई नहीं दे, अमूर्त इस तरह का आइडिया जो होता है वो क्या होता है, इनटेंजिबल आइडिया होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मीन क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। ठीक है, तो इस टाइप किसी भी घटना के बारे में अगर आप कोई इमेज, मेंटल इमेज बनाते हैं, आप जो उस परिकल्पना करते हैं, उसके बारे में एक तरह से सोचते हैं, तो वो क्या बन जाती है, एक कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, जो आपकी उसके प्रति सोच रहती है। ठीक है, जैसा कि आपको एग्जांपल दिया था कि आप किसी सब्जेक्ट को लेकर बैठते हो, किसी टॉपिक को लेकर, तो आप हमेशा ये कहते हो कंसेप्ट क्लियर हो, मीन्स उसकी जो अवधारणा है, मीन्स वो जैसा है उसकी हमारे दिमाग के अंदर एक क्लियर पिक्चर सेट हो जानी चाहिए। तो जो हम मेंटल इमेज सेट कर लेते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, कंसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, और ये कंसेप्ट क्या करता है, फिनोमेना को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। किसको, फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब होता है घटनाएं, इवेंट्स, है ना, अगले पेज में देखेंगे। ठीक है, तो वो जो घटनाएं होती है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, और उनको ऑर्गेनाइज करके फिर ये कंसेप्ट बन जाते हैं। फिनोमेना से कंसेप्ट बनते हैं, कंसेप्ट से, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फिनोमेना होता है, फिनोमेना से कंसेप्ट बनता है, और कंसेप्ट से थ्योरी बनती है। ठीक है, आगे देखिए फिनोमेना, है ना, फिनोमेना है वो, फिनोमेनन की जो डेफिनेशन है वो भी पॉल एंड हंगलर के द्वारा दी गई थी। अ फिनोमेनन इज एनी फैक्ट, क्या है, कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है, कोई सरकमस्टांसेस है, कोई एक्सपीरियंस है। मीन्स इसको अगर एक वर्ड में लिखें, लिटरल मीनिंग हिंदी का देखें तो क्या होती है, घटनाएं, इवेंट्स। कोई भी घटनाएं, कोई फैक्ट, कोई एक्सपीरियंस, कोई सरकमस्टांस, कोई परिस्थिति, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और सेंस्ड, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, सेंस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, फिनोमेना कहलाता है। ठीक है, कोई पेशेंट की इलनेस है, बीमार हो गया, वो क्या है उसकी, वो उसका फिनोमेना है। ठीक है, और उसको आप जो मेंटल इमेज जो उसमें बारे में बना रहे हो आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल HIV एड्स पेशेंट, ठीक है, वो जो है सफरिंग कर रहा है, वो तो क्या है, वो जो घटना घटित हुई है वो तो क्या है, वो फिनोमेना है। और उसके बारे में जो मेंटल इमेज सेट की जा रही है कि किस टाइप से वो ग्रसित हो रहा होगा, कि क्या क्या उसको परेशानियां हो रही होगी, कैसी बीमारी होगी, किस चीज से होगी, कैसे फैल रही होगी, कैसे फैली होगी, ये सारी जो घटनाएं आप इमेजेस बना रहे हो, मेंटल इमेजेस, दैट इज कंसेप्ट। क्लियर। ठीक है, जो वास्तव में रियल में जो घटना है वो तो फिनोमेना है, और घटना के बारे में जो मेंटल इमेज बनती है वो कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है, फिनोमेना होता है वो रियल घटना होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, कोई न कोई फिनोमेना होता है, उस फिनोमेना से कंसेप्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं, और कंसेप्ट से क्या बनती है, थ्योरीज बनती है। कंसेप्ट से थ्योरी बनती है, ये एक प्रोसेस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, ये जो कंसेप्ट था उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मीन्स उसके जैसी ही मेंटल इमेज होती है बट लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए पॉल एंड हंगलर के अनुसार अ कंस्ट्रक्ट इज ए डेलिबरेटली इन्वेंटेड, जानबूझ के बनाई गई है इमेज, जानबूझकर उस चीज के बारे में एक इन्वेंट की गई है, एब्स्ट्रैक्शन है, मीन्स एक ऐसी मेंटल इमेज या ऐसी अमूर्त जो एक इमेज है वो आप बना रहे हो डेलिबरेटली, जानबूझकर उसके बारे में इन्वेंट कर रहे हो, दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन कंसेप्ट, जो कि कंसेप्ट के बजाय क्या होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। डिजाइन फॉर ए साइंटिफिक पर्पस, किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए वो डिजाइन की जाती है, किसी विशेष पर्पस के लिए जानबूझकर कोई इमेज होती है वो डिराइव की जाती है। तो अगर इस टाइप की कोई इमेज डिराइव की जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वैसे क्या होता है, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। मींस एब्स्ट्रैक्शन जो मेंटल इमेज थॉट्स है वो हायर लेवल की ये थॉट्स होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होते हैं, कंस्ट्रक्ट कभी भी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होता है ना, कैन नॉट बी, है ना, कंस्ट्रक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, कैन नॉट बी
डायरेक्टली ऑब्जर्व, इसको आप सीधा प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, इनको आप देख नहीं सकते, ठीक है, कंस्ट्रक्ट को कभी देखा नहीं जा सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे सेल्फ स्टीम, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेल्फ स्टीम, आप किसी की सेल्फ स्टीम है उसको कैसे देखोगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे आप है ना उसके बारे में क्या इमेज आपकी बनाओगे, नहीं बन सकती है ना, ये उनसे थोड़ी परे है। देखो पेन रियल में एक एग्जिस्ट करता है, पेन होता है वो रियल में एग्जिस्ट करता है, जैसे ना आप देखिए इसमें देखिए इसमें है ना पेन था, फटीग था, स्ट्रेस था, ये ज्यादा सिंपलर जो है, सिंपल है जो फिनोमेना है। इन सिंपल फिनोमेना के बारे में जो आप बनाते हो, इमेज बनाते हो, वो क्या है, वो जो है वो कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन और ज्यादा हायर थिंकिंग है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ सोचते हो आप, या सेल्फ स्टीम, ठीक है, ये सारी वैसे भी मेंटल इमेजेस है ना ये सारी, ठीक है। ऐसा कुछ रियल में जो दिखता नहीं है ना, पेन जैसे फील होता है, पेन होता है किसी को, ठीक है, वैसे के वैसे जो है वो सेल्फ स्टीम कहीं फील नहीं होता है, सेल्फ स्टीम कहीं दिखता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो होती है, तो सेल्फ स्टीम है ना, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे एग्जाम्पल आपके इसमें सेल्फ स्टीम है ना, सेल्फ स्टीम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्या है, ये वो हायर थिंकिंग है, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, मींस कंसेप्ट के जैसा ही है, लेकिन वो उससे ज्यादा मोर जो हायर थिंकिंग वाला एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल था। इससे पहले अगर पीछे वाले में एक एग्जांपल देखें, है ना, जैसे फिनोमेना, कंसेप्ट और थ्योरी था, तो इसमें एग्जांपल क्या होता है, जैसे पेशेंट के है ना एक्सपीरियंस ऑफ द क्रॉनिक इल पेशेंट, है ना, एग्जांपल देखें, जैसे एक्सपीरियंस ऑफ क्रॉनिक इल पेशेंट, क्रॉनिक इल पेशेंट, अगर कोई लंबे समय से बीमार व्यक्ति है, क्रॉनिक इल पेशेंट है, तो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो तो क्या है, फिनोमेना है। ये एक्सपीरियंसेस क्या है, फिनोमेना है, ठीक है। इसके बारे में आप जो इमेज बना रहे हो, उसके बारे में मेंटल इमेज जो क्रिएट कर रहे हो, वो क्या है, कंसेप्ट है, और उससे बाद में क्या बनती है, उसके रिगार्डिंग थ्योरीज बनती है। क्लियर है, ठीक है। तो किसी की चीज के बारे में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना, एक्सपीरियंस, या कोई है ना हेल्थ, इलनेस, ठीक है ना, क्या क्या हो सकते हैं, हेल्थ हो सकता है, इलनेस हो सकता है, ठीक है, किस चीज के बारे में जो फिनोमेना होते हैं, पेशेंट एक्सपीरियंसेस हो सकता है, हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई इलनेस के रिगार्डिंग हो सकता है, केयर के रिगार्डिंग हो सकता है ना, केयर, ये सारे क्या है, फिनोमेना है, क्या ये सारे फिनोमेना से, इनके बारे में जो मेंटल इमेज बनती है वो कंसेप्ट होता है, और कंसेप्ट से क्या बनती है, थ्योरीज बनती है, ठीक है। तो तीनों जो है एक्चुअली इंटर रिलेटेड है ना। वापस से आप देखें तो पहला जो है वो कंसेप्ट है, जो कि इजी फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, एब्स्ट्रैक्ट थॉट का, मेंटल इमेज का, ठीक है। उसके बाद जो होता है उसमें क्या होता है, किसके बारे में, फिनोमेना के बारे में, और फिनोमेना क्या होते हैं, कुछ घटनाएं घटित होती है, ठीक है, उन घटनाओं का जो उसके बारे में अपन मेंटल इमेज बनाते हैं तो कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। फिर ये हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है थ्योरी। थ्योरी क्या होता है, एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंसेप्ट, ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंसेप्ट। अभी अपने पढ़ा था कि जो कंसेप्ट्स होते हैं उससे क्या बनता है, थ्योरीज बनती है। जब थ्योरी कंसेप्ट्स को इंटर रिलेट करते हैं तो उसके बाद क्या बनेगी, नेक्स्ट थ्योरी बनेगी। एंड कंसेप्ट्स एंड प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट या कथन, कुछ स्टेटमेंट, कथन जो होते हैं दैट प्रेजेंट अ सिस्टमेटिक व्यू ऑफ फिनोमेना, जो क्या प्रेजेंट करते हैं, कोई स्टेटमेंट या प्रोपोजिशंस या कंसेप्ट जो होते हैं वो किसी फिनोमेना के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में सिस्टमेटिक व्यू प्रेजेंट करते हैं। किसके बारे में, कंसेप्ट किसके बारे में, कंसेप्ट और जो प्रोपोजिशंस है वो फिनोमेना के बारे में एक सिस्टमेटिक व्यू प्रेजेंट करते हैं, और उन कंसेप्ट का जो इंटर रिलेटेड जो सेट बना है, ऑर्गेनाइज सेट होता है, वो क्या कहलाता है,
जो है वो थ्योरी कहलाता है। बाय स्पेसिफाइंग रिलेशन एमंग वेरिएबल्स विद द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फिनोमेना। ठीक है, उस फिनोमेना से संबंध, उसकी फिनोमेना के जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में जोड़ते हुए, उन घटनाओं को जोड़ते हुए उसके बारे में कंसेप्ट बनता है। कंसेप्ट के बाद में उससे क्या बनेगा, थ्योरी बनेगी। ठीक है ना, तो ये जैसे इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ना क्या क्या हो रहा है, जैसे फिनोमेना था, है ना, वापस वही चीज वापस देखिए, फिनोमेना ना, जो फिनोमेना है वो किसकी बारे में, फिनोमेना में क्या है, बाय स्पेसिफाइंग रिलेशन, इसमें क्या क्या स्पेसिफाई करेंगे, रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन एमंग वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब वेरिएबल्स नया वर्ड आ गया, उसको वापस आगे देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स पर्पस क्या है उसके ना, ये सारी चीजें, पर्पस, प्रिडिक्शंस, ये सारी चीजें हैं ना जो उस फिनोमेना के बारे में होगी। ठीक है, इन चीजों को जब वो फिनोमेना के बारे की ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का कंसेप्ट बनेगा किसी फिनोमेना की, किसी घटना के बारे में, उसके जो रिलेशंस है वेरिएबल के बीच में, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या इसका पर्पज है, क्या इसका प्रिडिक्शंस होगा, ये सारी चीजें हम इकट्ठी करके क्या बनाते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंसेप्ट। और उस कंसेप्ट से, कंसेप्ट और या फिर उसके बारे में क्या बनेगा, प्रोपोजिशंस बनेगा, है ना, कथन बनेगा। ठीक है, और इन प्रोपोजिशंस और कथन, इनसे मिलकर क्या बन जाएगा, इनको जब इंटर रिलेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटर रिलेट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और ऑर्गेनाइज्ड वे से रखेंगे तो क्या बन जाएगी, थ्योरी कहलाएगी। ओके, अब कंसेप्ट की जगह कंस्ट्रक्ट भी तो आ सकता है ना, अगर हायर लेवल है तो इसकी जगह क्या आ सकता है, कंस्ट्रक्ट भी आ सकता है। ठीक है, अगर लोअर लेवल है तो कंसेप्ट होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, वेरिएबल्स, एक के बाद एक इसमें वर्ड आ रहा है। पहला अपन जो कंसेप्ट देख रहे थे उसमें फिनोमेना आया था। ठीक है, फिर उसके साथ थ्योरी आई थी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट आ गया था, कंस्ट्रक्ट के साथ फिर कंसेप्ट और थ्योरी आई थी। ठीक है, अब थ्योरी में वेरिएबल्स वर्ड आ गया। चलो वेरिएबल्स को देख लेते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी करता है, जिसमें विभिन्नताएं आती है, ऐसी चीज जो क्या बदलती रहती है, जो वेरी करती है, तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। देखिए, अब मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, पहली चीज क्या है, वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। हम कहते हैं जो बदलता है, पता कैसे लगेगा बदलता है, कि जब जो मेजर करते हैं तभी तो पता चलता है ना। जैसे किसी का बॉडी टेम्परेचर है, वो बदल रहा है ना, अगर वो बदल रहा है, हम कह रहे हैं कि वो वेरिएबल्स है, पता कैसे लगा, जब वो माप सकते हो आप, उसको मेजर कर सकते हो, तभी तो पता चलेगा कि पहले 37 था, अभी 37.5 हो गया, राइट ना। ठीक है, तो फिर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट, ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक या ऐसा एट्रीब्यूट जो कि मेजरेबल हो, ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट्स दैट कैन वेरी, जो क्या करता है, वेरी करता है, दैट कैन वेरी एंड टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज, और वेरी करेगा तो उसकी वैल्यूज क्या आएगी, डिफरेंट वैल्यूज आएगी। इज इट क्लियर? ऐसी चीज जो क्या करती है, वेरी करती है, परिवर्तन जिसमें होता है। ठीक है, और वो वेरी किस में करता है, वो वेरी किस चीज में करेगा, वो किसी चीज के, किसी कैरेक्टरिस्टिक में, किसी एट्रीब्यूट में, वो कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट, किसी का लक्षण, किस चीज का, किसके लिए, कोई व्यक्ति के लिए, कोई ऑब्जेक्ट के लिए, और कोई घटना के लिए, इवेंट के लिए। ठीक है, कोई पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट। ठीक है, पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट का कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई उसकी एट्रीब्यूट जो बदल रहा है और जो मेजरेबल है, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नॉलेज, किसी व्यक्ति का नॉलेज लेवल हमेशा एक जैसा थोड़े रहता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता भी है। ठीक है, दोनों चीजें होती है। आपका एटीट्यूड क्या एक जैसा रहता है, परिवर्तनशील है हमेशा। आपका ब्लड प्रेशर परिवर्तनशील है, आपका टेम्परेचर परिवर्तनशील है। ठीक है, तो जो चीजें परिवर्तित होती है, जिनमें परिवर्तन आता है, वो वेरिएबल कहलाता है। और वो परिवर्तन जो होता है वो मेजरेबल होना चाहिए। अगर वो मेजरेबल नहीं है तो फिर वो वेरिएबल नहीं है। इज इट क्लियर? वेरिएबल वो होता है जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है और वेरी करता है। ऐसा मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसा मेजरेबल एट्रीब्यूट जो उस व्यक्ति में या उस ऑब्जेक्ट में बदल रहा है और उसको मापा जा सकता है, वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल कई टाइप के होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं, जो हम रिसर्च में काम लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिसर्च वेरिएबल कहलाते हैं। जो रिसर्च में काम लेते हैं वो कैसे वेरिएबल होते हैं, वो रिसर्च वेरिएबल होते हैं।
जो आप रिसर्च में काम लेते हैं वो कौन से होते हैं? रिसर्च वेरिएबल होते हैं। ये जो रिसर्च वेरिएबल होते हैं दो टाइप के होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। कौन से टाइप के वेरिएबल होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। कौन से होते हैं? एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं जो कॉज, किसी चीज का कारण बनते हैं, और डिपेंडेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं? इफेक्ट आते हैं। क्या आता है उसका? इफेक्ट आता है या आउटकम आता है। फॉर एग्जाम्पल केएमसी, कंगारू मदर केयर। आप किसी को कंगारू मदर केयर दोगे तो बॉडी टेम्परेचर होगा वो स्टेबलाइज होगा, हाइपोथर्मिया कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कौन सा है? केएमसी। और डिपेंडेंट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर है वो केएमसी पे डिपेंडेंट हो गया कि केएमसी दोगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जो केएमसी है वो इंडिपेंडेंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? जो डिपेंडेंट है वो इफेक्ट जो है आ रहा है वो क्या रहेगा? आ जाएगा टेम्परेचर रेगुलेशन है वो क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो वेरिएबल्स होते हैं, कुछ और टाइप होते हैं वेरिएबल के, लेकिन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को जब वेरिएबल्स का टॉपिक आएगा तो वहां डिस्कस करेंगे, अभी इसको अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है? दोनों का मीनिंग आपको पता चल गया होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट होता है वो जो होता है कॉज होता है, और डिपेंडेंट होता है उस पर निर्भर होता है। जैसे कि टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आप जो नॉलेज आपका बढ़ रहा है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, नॉलेज है वो क्लासरूम टीचिंग पर डिपेंडेंट है, आपकी इस जो पढ़ाया जा रहा है उस पर डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कॉज कारण बनता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्या है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। हिंदी का इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिकल्पना। क्या होता है? परिकल्पना। किसी घटना के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में परिकल्पना करना, किसी वेरिएबल के बारे में, एक्चुअली में ये वेरिएबल के बारे में परिकल्पना होती है। एक टेंटेटिव प्रिडिक्शंस होती है, आप कल्पना ही करते हैं कि कल क्या होगा, है ना? इन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या ये दो वेरिएबल्स हैं कैसे एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल किसी का नॉलेज लेवल है वो क्लास में ही जो है वो आपके 60 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, उनमें से किसी टॉपिक के बारे में किसी का नॉलेज लेवल है वो ज्यादा और किसी का कम है। तो आप में वो जो है ना, ये डिफरेंस क्यों है? आप इसके बारे में एक परिकल्पना करते हैं कि हो सकता है कि उसका जो है बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं उसने पहले इस चीज को पढ़ा हो। ठीक है, तो उसके बैकग्राउंड वेरिएबल्स को देखा जाता है। कौन से वेरिएबल्स? जिसके बैकग्राउंड वेरिएबल्स जो सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है वहां से देखा जाता है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे कि एंटीनेटल मदर्स हैं, एंटीनेटल प्रेग्नेंट वीमेंस है। जो एंटीनेटल प्रेग्नेंट वीमेन है उनका जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जो प्राइमरी जो मदर है उसका ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कितना नॉलेज है। तो आपने देखा कि एक महिला था उसका नॉलेज अच्छा था, दूसरी महिला थी उसका नॉलेज कम था। तो एक का अच्छा क्यों है और दूसरे का कम क्यों है? आप उनके बैकग्राउंड वेरिएबल से उनके साथ मैच कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड वेरिएबल के साथ आप मैच कर रहे हैं, और ये बैकग्राउंड वेरिएबल देखते हैं कि जो महिला जिसका अच्छा था वो क्या थी? हाईली एजुकेटेड थी, और जिनका अच्छा नहीं था उसको वो इलिटरेट या कम एजुकेटेड थी। तो आपने ये परिकल्पना की कि हो सकता है कि उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो ज्यादा नॉलेज है वो उसकी हायर एजुकेशन के कारण हो। तो हो सकता है कि उनकी एजुकेशन और जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या हो, उसका कोई एसोसिएशन हो, वो उसको इफेक्ट कर रहा हो। ठीक है, प्रभावित कर रहा हो। या फिर हो सकता है कि जो एक प्राइमरी पैरा है उसको कम नॉलेज होता है और जो मल्टी पैरा उसको ज्यादा। तो हो सकता है जिसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा है उसको इसके बारे में ज्यादा
पता हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसके ज्यादा वो इसके साथ एसोसिएट कर रहा हो। तो आप एक टेंटेटिव प्रिडिक्शंस करते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशंस देखते हैं कि शायद ऐसा होगा, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी जो परिकल्पनाएं जो करते हैं आप, वो क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है, तो फॉर्मली स्टेटेड टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, तो किसी घटना के बारे में या किसी वेरिएबल के बारे में जो आप टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। मींस इन दोनों वेरिएबल के बीच में ये रिलेशनशिप या एसोसिएट हो सकते हैं या ये दोनों वेरिएबल एसोसिएट नहीं हो सकते हैं। तो दोनों के बीच में जो आप टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बताते हैं या फिर जो आप अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स की रिलेशनशिप के बारे में, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स की रिलेशनशिप के बारे में जो आप टेंटेटिव जो एक्सप्लेनेशन देते हैं या टेंटेटिव प्रेडिक्शंस देते हैं, वो क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस के बहुत सारे टाइप हैं, इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं उनको अपन देखेंगे। और ये जो है, ये हाइपोथेसिस ही क्या बनती है? बेसिस फॉर टेस्टिंग द जो आपकी रिसर्च। ठीक है, रिसर्च को टेस्टिंग करने का बेसिस और जो है गाइड्स एंड डिजाइन ऑफ द स्टडी का कारण बनता है। ठीक है, यही जो हाइपोथेसिस है क्या बनता है? बेसिस बनता है, बेसिस फॉर टेस्टिंग एंड रिसर्च डिजाइन ऑफ स्टडी। आपकी जो स्टडी जो आप करने जा रहे हैं, रिसर्च जो करेंगे, उस रिसर्च की टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग हमेशा हाइपोथेसिस होती है, हमेशा हाइपोथेसिस टेस्ट होकर हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, टेस्टिंग हमेशा हाइपोथेसिस को किया जाएगा। किसकी की जाएगी? टेस्टिंग हमेशा हाइपोथेसिस की जाती है। इस हाइपोथेसिस में भी दो टाइप की होती है, एक तो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है और दूसरी नल हाइपोथेसिस होती है। तो उसमें भी टेस्टिंग होती है, हमेशा नल हाइपोथेसिस की होती है। किसकी होती है? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टिंग हमेशा नल हाइपोथेसिस की होती है, और नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम ये बात कहेंगे, इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये जो है नल हाइपोथेसिस, और इसी बात की टेस्टिंग होती है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब रिलेशनशिप है। क्लियर ना? हमने स्टेटमेंट ये कहा कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है या कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में वो क्या होता है? एक्सेप्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये बात सही थी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, जो टेस्टिंग थी वो क्या होती है? रिजेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब ये कथन गलत था और दूसरा वाला कथन सही है। दूसरा कथन क्या था? दूसरा, इन दोनों के बीच में एसोसिएशन है। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट हाइपोथेसिस टॉपिक के साथ फिर चर्चा करेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सॉल्यूशंस और द प्रेडिक्शन ऑफ द टू और द मोर वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट था एजम्पशंस। एजम्पशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है मान्यताएं। क्या होता है? मान्यताएं, बिलीफ्स। क्या होता है? आप क्या मानते हैं उसके बारे में, क्या आप बिलीफ रखते हैं, कैसा आप विचार रखते हैं उसके बारे में। ठीक है, एजम्पशंस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर एक्सेप्टेड ट्रू विदाउट प्रूफ और वेरिफिकेशन। बिना किसी प्रूफ और वेरिफिकेशन के आप उस स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं। अगर आप एजम्पशंस नहीं करेंगे, ट्रू कुछ चीजें नहीं मानेंगे, तो फिर आप जो है वो रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आप पर कोई रिसर्च करना है, मुझे आपकी नॉलेज की स्टडी करनी है, ठीक है, या इवन मुझे आप पर कोई टेस्ट भी करना है या मुझे आपको पढ़ाना भी है, अगर मैं ये एजम्पशंस कर लूं कि मेरी क्लास कोई अटेंड नहीं करेगा, तो फिर मेरी क्लास होगी नहीं, मतलब मैं ले ही नहीं पाऊंगा ना, मेरी यहां से स्टडी खत्म हो गई। मींस मैं आगे इसको कर ही नहीं पाऊंगा, क्लास यहां खड़ा होकर क्लास लेता ही नहीं अगर मैं ये मान लूं कि मेरी क्लास कोई अटेंड नहीं करेगा तो। या फिर मैं ये रिसर्च करूं और मेरे रिसर्च में ये मान लूं कि ना जो पार्टिसिपेंट है वो मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो मैं कहां को रिसर्च करूंगा? मेरे पास मतलब पार्टिसिपेंट जो जिन पे रिसर्च करने वाला हूं, वो अगर मैं ये नेगेटिव एजम्पशंस कर लूं, तो एजम्पशंस है वो हमेशा क्या होता है? एक ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं। मैं ये एजम्पशन करके चलता हूं कि मुझे पार्टिसिपेंट कोऑपरेट करेंगे, या फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा एजम्पशंस है कि मेरी क्लास बच्चे वो अटेंड करेंगे। ठीक है, इस टाइप के एजम्पशंस जो होते हैं वो कहते हैं ट्रू, जो होते हैं ट्रू मान लिया जाता है, उनको एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ और वेरिफिकेशन। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी वेरिफिकेशन के कुछ मान्यताएं हमारी होती है वो हम बिना उसके प्रूफ के मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से अगर सत्य मान के चलते हैं तो फिर क्या होता है?
वो क्या कहलाएगी, एजम्पशंस कहलाएगी, है ना। और जैसे कि अपन मानते हैं एज्यूम दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू लर्न, है ना, एग्जांपल, है ना, एजम्पशन दैट assume that assumes that students are motivated to learn। स्टूडेंट्स है वो सीखने के लिए क्या है, मोटिवेटेड है। और जब मोटिवेटेड होंगे तो ही क्या होगा, स्टूडेंट्स जब मोटिवेटेड होंगे तो ही हम क्या करेंगे, इसको पढ़ा पाएंगे या फिर उसको सिखा पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया एजम्पशंस। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन एक्चुअली में द थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी। थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी। थियोरेटिकल वो होता है जो थ्योरी होती है, जो रियल में जो बुक्स में जैसे लिखी गई है, तो बुक्स में जो लिखी गई है वो तो थियोरेटिकल मीनिंग हो गया, उसका सैद्धांतिक मीनिंग हो गया। ठीक है, कंसेप्चुअल मीनिंग वो होता है कि जो आप अपनी स्टडी के अंदर बना रहे हो। क्या होता है, जो आपकी अपनी स्टडी में, इन योर स्टडी, आपकी स्टडी में इस वर्ड का क्या मतलब है, आपकी स्टडी में इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको स्टेटमेंट देता हूं, उस स्टेटमेंट के अंदर, उस स्टेटमेंट में जो जो वर्ड्स आएंगे ना, उन वर्ड की आपको क्या करना है, डेफिनेशन देने है, उसको स्पेसिफाई करना है कि इस वर्ड में इसका मतलब ये है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे एग्जाम्पल, अ स्टडी टू असेस knowledge regarding KMC, a study to assess knowledge regarding KMC among postnatal mother, among postnatal mother। केएमसी की जगह आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ले लें, ठीक है, या फिर केएमसी ले लें, चलेगा, कोई नहीं, है ना। पोस्टनेटल मदर इन सेलेक्टेड, है ना, एट सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स इन जयपुर राजस्थान, सॉरी, एट सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स इन जयपुर राजस्थान। ठीक, ये आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक कथन है जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनकी डेफिनेशन जरूरी है, जिनका हम स्टडी करने से पहले उनको ऑपरेशनली डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या वर्ड आ रहे हैं, इसमें अगर वर्ड्स अपन देखें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, तो इसमें जो वर्ड आ रहे हैं वो आ रहा है एक तो असेस। असेस का क्या मतलब है, पहली चीज है असेस का क्या मतलब है। असेस का, इस स्टडी में असेसमेंट का मतलब क्या है, इस स्टडी में असेसमेंट का मतलब है कि हम जो टेस्ट देंगे उसको, है ना, उस टेस्ट में, उस टेस्ट को अटेंड करें, टेस्ट के माध्यम से हम उसके क्या करेंगे, इस नॉलेज को पता करेंगे, टेस्ट के माध्यम से उसका जो है वो जांच करेंगे, वो क्या कहलाएगा, असेस कहलाएगा। ठीक है, टेस्ट देकर असेस करेंगे। ठीक है, असेस का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस स्टडी में हम क्या करेंगे, एक कोई टेस्ट पेपर देंगे, क्वेश्चनियर देंगे, और उसके माध्यम से उसकी नॉलेज की जांच करेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया। अब नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या है, ठीक है, दूसरा क्या आ गया आपका, नॉलेज, दूसरा है नॉलेज। ठीक है, उस नॉलेज का मतलब क्या है, ठीक है, एक तो क्या असेस, दूसरा क्या है नॉलेज। ठीक है, इस नॉलेज का मतलब क्या है, इसको, ठीक है, दूसरा क्या, नॉलेज। नॉलेज का मतलब है कि जो टेस्ट में स्कोर आएगा ना, वो क्या उसका नॉलेज है। ठीक है, यहां पर वैसे तो आप नॉलेज में बहुत सारी बातें करते होंगे कि नॉलेज ये होता है वो होता है, लेकिन इस स्टडी में नॉलेज का मतलब क्या है, इस स्टडी में ये है कि जो केएमसी वाला टेस्ट होगा ना, उसमें जो नॉलेज आएगा ना, वही क्या है, उसका नॉलेज कहलाएगा। अब आता है केएमसी, नया वर्ड हो रहा है क्या, केएमसी। केएमसी क्या है भाई, कंगारू मदर केयर,
जिसमें क्या होता है कि बच्चे को माँ की छाती से लगाकर उसमें दोनों के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखी जाएगी। बॉडी टेम्परेचर को इंप्रूव करने का एक टेक्निक है, तो वो क्या केएमसी, ये इसका थ्योरेटिकल मीनिंग हो जाता है और इसमें भी वही मीनिंग है, ठीक है। देन पोस्टनेटल मदर से क्या समझते हो आप? पोस्टनेटल मदर, इस आपकी स्टडी में पोस्टनेटल मदर क्या होती है? वैसे पोस्टनेटल मदर बहुत सारी होती है ना। पोस्टनेटल मदर तो जिसने बच्चे को जन्म दिया और अगले 42 दिन तक मदर है, वो सारी पोस्टनेटल मदर है। लेकिन आपकी इस स्टडी में पोस्टनेटल मदर का क्या है? आपकी इस स्टडी में पोस्टनेटल मदर का मतलब वो होगा कि वो मदर्स जिनका बच्चा क्या है, प्रीटर्म है या लो बर्थ वेट का बेबी है और 28 दिन से छोटा है, वो मदर कौन सी होगी? हमारी स्टडी में पोस्टनेटल मदर होगी। क्लियर है? वो मदर पोस्टनेटल मदर जिनका बच्चा क्या है 28 दिन से छोटा है और वो प्रीटर्म या फिर एलबीडब्ल्यू बच्चे की मदर है, वो हमारी पोस्टनेटल मदर होगी। हमने इसी में वही सेलेक्ट किया है, हम उसको डिलिमिट कर देंगे बाद में, ठीक है। एंड सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स, अब हॉस्पिटल का मतलब क्या है? हॉस्पिटल का मतलब वो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती है, वो हेल्थ केयर सेटिंग्स है जहां पर क्या है, बच्चा एडमिट है या फिर जहां पर मदर ने बच्चे को डिलीवर किया है, वहां पर जन्म दिया है बच्चे को, ठीक है, जहां पर वो बच्चा एडमिट कर रखा है, ठीक है, उसी हॉस्पिटल के अंदर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्टेड हॉस्पिटल में जो मदर है वहां पर उसका बच्चा जहां एडमिट है, वहां जो केएमसी चल रही है, तो केएमसी के बारे में उसकी कितनी समझ है, ठीक है, क्या होती है केएमसी, क्या केएमसी का इंपॉर्टेंस है, तो उसकी हम नॉलेज की जांच कर रहे हैं। तो ऐसी स्टडी में इसमें क्या वर्ड आगे, तो इसमें ये 5 वर्ड आगे एक स्टडी इस टॉपिक के भीतर। तो ऐसे जब कोई भी आप रिसर्च करोगे तो सबसे पहले जो है उसमें ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आने के बाद बीच में क्या करना पड़ता है, हमें ऑपरेशनल वर्ड जो है, ये जो है ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी पड़ती है, जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उस स्टेटमेंट में, उस कथन के अंदर जिस पर आप रिसर्च करने जा रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी, ये वेरिएबल्स या फिर ऐसे वर्ड्स जिनको जो हमारे आपकी स्टडी में है उनकी आपको डेफिनेशन देनी है आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, डिलिमिटेशंस। डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। क्या होता है, परिसीमन। आपने कई बार सुना होगा कि एमपी और एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, या फिर जो विधानसभा या जो फिर नगर पालिका के क्षेत्र होते हैं या फिर पंचायत के क्षेत्र होते हैं, उनका डिलिमिटेशंस किया गया, उनकी बाउंड्रीज सेट की गई, उनकी बाउंड्रीज है दोबारा से बना के कि ये गांव इतने तक है, ये विधानसभा इतने तक है, या फिर ये जो है वो जो पंचायत का क्षेत्र इतना है, या फिर इसका परिषद का क्षेत्र इतना है। ये जो सीमाएं दोबारा से निर्धारण की जाती है ना, सीमाएं निर्धारण की जाती है, वो क्या कहलाती है, डिलिमिटेशंस कहलाती है। तो ठीक ऐसे ही रिसर्च में भी क्या होगा, हमारे जो वेरिएबल्स हैं किसका, है ना, सेट द बाउंड्रीज ऑफ द वेरिएबल्स, in your study. वेरिएबल्स, आपकी पॉपुलेशंस, आपकी सेट जो नॉट ओनली वेरिएबल्स, बहुत सारी चीजें, वेरिएबल्स, पॉपुलेशन, सेटिंग ऑफ स्टडी, तो सेट द बाउंड्रीज ऑफ द वेरिएबल्स, पॉपुलेशन एंड सेटिंग ऑफ द स्टडी। जैसे कि सेटिंग ऑफ स्टडी बात करूं कि मेरी स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर के शहरी क्षेत्र तक सीमित है। अगर मैं बाड़मेर की स्टडी की बात करूं, बाड़मेर क्षेत्र की, तो कहूंगा कि पूरा बाड़मेर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि सिर्फ बाड़मेर के जो है सिटी की, शहरी क्षेत्र की जो है वहां तक लिमिटेड है। या मैं कहूं कि ये मेरी भरतपुर के जो है वो रूरल एरिया तक ये जो है वो स्टडी मेरी लिमिटेड है, ठीक है, डिलिमिटेड है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर मैं कहूं, जैसे कि मुझे किस पे स्टडी करना था, फॉर एग्जांपल किसी जो था वो आशा वर्कर पे करना था, है ना, आशा वर्कर पे करना था और किसी टॉपिक के विशेष के बारे में करना था, ठीक है। तो मैं आशा वर्कर तो बहुत सारी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो उसमें से कौन सी आशा वर्कर लूंगा, तो मुझे किसी टॉपिक के बारे में लेना था कि वो ही आशा वर्कर, जैसे कि आशा वर्कर ने बहुत सारी ट्रेनिंग ले रखी होती है, तो मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे करना है, तो मैं उसमें से लूंगा कि वो आशा वर्कर्स जो उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में ट्रेंड है, ठीक है। तो वो डिलिमिट कर दिया मैंने। आशा वर्कर बहुत सारी है लेकिन मुझे छांटने उसमें से कम करनी थी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जैसे HBYC के बारे में मुझे कोई स्टडी करनी थी, तो मैंने क्या किया, HBYC में जो ट्रेंड है उन्हीं आशा वर्कर को लूंगा,
ठीक है, तो ये वहां से उसको डिलिमिट कर दिया। वेरिएबल्स था कि वेरिएबल्स में बहुत बड़ा वेरिएबल्स होता है, तो वेरिएबल्स को उसको नैरो करना पड़ता है। स्टडी जब जो टॉपिक बनता है तो उसमें वेरिएबल्स क्या होता है, नैरो कर लिया जाता है, वो डिफरेंट होता है। हालांकि जो हमारी पॉपुलेशन और सेटिंग ऑफ स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, उसकी सेट बाउंड्री सेट कर देते हैं, उसकी सीमाएं बना देते हैं कि मैं सिर्फ इतने ही क्षेत्र को लूंगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, या इतने ही पॉपुलेशन को शामिल करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका जो है वो डिलिमिटेशंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशंस, द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द स्टडी। अच्छा, एक चीज और होती है डिलिमिटेशंस में। डिलिमिटेशंस कब सेट की जाती है, दिस सेट बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी, है ना, सेट बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च या द स्टडी। आप कोई रिसर्च रियल में जो करना शुरू करते हैं ना, उससे पहले सेट करते हैं ये चीजें, तभी तो फिर रिसर्च करना शुरू करेंगे। ठीक है, डिलिमिटेशंस पहले सेट होती है। और लिमिटेशंस क्या होती है, लिमिटेशन का मतलब है शॉर्ट कमिंग ऑफ द स्टडी। ये क्या होती है, कमियां होती है, या हम इसको कहते हैं बाधाएं उत्पन्न होती है। या तो उस स्टडी में बाधाएं आई है कोई, या फिर क्या थी, उसकी कुछ कमियां थी। तो द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द स्टडी ये कब आती है, ये ड्यूरिंग द रिसर्च आती है। ये कब आएगी, ये जो कमियां हैं वो आपको कब मिलेगी, ड्यूरिंग द रिसर्च मिलेगी। रिसर्च के दौरान जो कमियां मिलती है वो क्या कहलाती है, लिमिटेशंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्टडी की लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन में की, तो कमी ये है कि वो जनरलाइजेबिलिटी नहीं होगी उसकी। ठीक है, वो उसको जनरलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो सके, आप ये इसमें लिख सकते हो, द स्टडी इज लिमिटेड टू स्मॉल सैंपल साइज, है ना। एग्जांपल जैसे आप देखेंगे ना, द स्टडी इज लिमिटेड टू स्मॉल सैंपल साइज, कि छोटे सैंपल पर ये स्टडी की गई है ना, तो फिर इसकी जनरलाइजेबिलिटी है वो ज्यादा हायर रिलायबल नहीं होगी, इसलिए ये उसकी कमी है। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि स्टडी है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में की गई, बहुत बड़े वाइड एरिया में नहीं की, जियोग्राफिकल एरिया था हमारा छोटा था, है ना। द स्टडी वाज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, द स्टडी वाज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, द स्टडी वाज लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर एरिया। या फिर टूल वाज नॉट स्टैंडर्डाइज, जो टूल काम लिया था, द टूल वाज नॉट स्टैंडर्डाइज, जो टूल था वो स्टैंडर्डाइज नहीं था, तो वो भी उसकी कमी थी, इसलिए उसकी जनरल रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, उसकी जनरलाइजेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो जो होता है नेक्स्ट क्या कहलाएगा, वो इसकी शॉर्ट कमिंग्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये होगा इसका शॉर्ट कमिंग्स। नेक्स्ट जो आता है हमारा लिमिटेशंस के बाद पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन जो हम जनसंख्या की बात करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, उससे लिटिल डिफरेंट। देखिए पॉपुलेशन क्या है, द एंटायर एग्रीगेशन ऑफ केसेस, कंप्लीट केस किस चीज के, इन विच रिसर्चर इंटरेस्टेड, जिसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट है उस रिसर्च के लिए, उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए जो उसने बाउंड्री सेट की है, जो डिलिमिटेशंस की है, उसमें भीतर में आती है इंटरेस्टेड, डिफाइंड बाय स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। मींस रिसर्चर ने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया है, क्या किया है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया कोई सेट किया है, और उस बनाए हुए क्राइटेरिया के भीतर कोई आता है, उस क्राइटेरिया के भीतर अगर कोई वो पॉपुलेशन आती है, इट्स ए ग्रुप अबाउट विच द रिसर्चर वांट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन, और ये वो ग्रुप है जिसमें अपना कंक्लूजन निकालना चाहता है रिसर्चर। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट पर स्टडी हो रही है,
तो आपने कह दिया ऑल द डायबिटिक पेशेंट ऑफ द राजस्थान, ये आपकी क्या होगी? मींस वो सारे जो आपके क्राइटेरिया के भीतर आते हैं, आपने जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मींस आपने डीलिमिटेशन जो बनाई है, जो आपकी डीलिमिटेशंस के भीतर जितने भी लोग आते हैं वो सारे आपके सैंपल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने आशा वर्कर की बात की थी कि अगर HBYC ट्रेंड आशा वर्कर है, जहां जहां HBYC प्रोग्राम चलता है और उसके भीतर जो वो आशा वर्कर्स आती है, वो ट्रेंड है और वो क्राइटेरिया मैट करती है, तो वो सारी आपकी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में अगर HBYC प्रोग्राम चलता है और तो राजस्थान की सारी आशाएं क्या होगी? वो आशाएं जो HBYC ट्रेंड है वो आपकी क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन हो जाएगी। फिर उसमें से फिर आपकी अलग अलग पॉपुलेशन हम अलग बात करेंगे। पहली चीज वो है कि जो रिसर्चर के तय किए गए क्राइटेरिया के भीतर जो पॉपुलेशन, जो लोग आते हैं, जो आपने जिस पॉपुलेशन पे स्टडी करने जा रहे हो और जिस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मींस डीलिमिटेशंस के भीतर जो आती है, वो सारी आपकी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, है ना? एग्जांपल, ऑल ANMs ऑफ राजस्थान। जैसे आप राजस्थान में कोई ANMs पर स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी ANMs राजस्थान की वो क्या है? आपकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, आप ANM पर कोई स्टडी करने जा रहे हैं तो ANMs क्या होगी? राजस्थान की सारी ANM आपकी क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। ठीक है, राजस्थान में आपको स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, जहां सिमिलर ज्योग्राफिकल एरिया है, सिमिलर कंडीशंस है, सिमिलर ट्रेनिंग्स है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मैच होते हैं। अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मैच होते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगी? आपकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मैच होते हैं तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन हो जाएगी। पॉपुलेशन के भीतर एक और आती है टारगेट पॉपुलेशन। क्या आती है? पॉपुलेशन के भीतर आती है टारगेट पॉपुलेशन। क्या आती है? टारगेट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के भीतर क्या आएगी? टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन का मतलब है वो कंप्लीट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या है? कंप्लीट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है। कंप्लीट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट का वो ग्रुप टू whom researcher intend to generalize the finding, to whom researcher intends to generalize the findings, मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए उस एरिया में वो जनरलाइज किया जा सकेगा, मींस उस पर वो लागू हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने ANM की बात की थी कि राजस्थान की सारी ANM, लेकिन सारी ANM जो है हमारी पॉपुलेशन है लेकिन टारगेट पॉपुलेशन नहीं है। हमारी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है? अगर हमने कोई PPICD पे स्टडी करनी थी तो हम सिर्फ ये कहेंगे PPICD ट्रेंड आशा जो ANMs, वो भी कहाँ की? हमने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ले लिया कि हम जो है सारी हमारे टारगेट में नहीं आ सकती, तो हम एक टारगेट पर्टिकुलर एरिया करेंगे। तो वो टारगेट एरिया कौन सा होगा? हमने एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया कि फॉर एग्जांपल हमने डिस्ट्रिक्ट है वो उदयपुर ले लिया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ना, एग्जांपल है ना, PPICD ट्रेंड ANMs ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने राजस्थान में से सिर्फ उदयपुर की पॉपुलेशन को लेना है तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी, जो आपके जिसमें फाइंडिंग्स को जहां आप रिसर्च करोगे उसी के भीतर से रिसर्च करोगे, उस पॉपुलेशन के भीतर जब रिसर्च करोगे उसकी फाइंडिंग्स उसमें जनरलाइज कर सकते हो। तो ये पॉपुलेशन का सबसेट है ना, कंप्लीट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, सारा पूरा का पूरा ग्रुप। इसमें अभी आपको और सैंपल से है वो आगे और ड्रॉ करने हैं। ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स होम रिसर्चर इंटेंड टू जनरलाइज फाइंडिंग्स। ठीक है, वो सारी PPICD ट्रेंड या फिर वो राजस्थान की सारी PPICD ट्रेंड आशा वर्कर ले लो। ठीक है, या फिर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की आपने टारगेट पॉपुलेशन कर ली, क्योंकि उसी में से फिर आपको एक्सेसिबल पॉपुलेशन ढूंढनी है। अगर आप टारगेट पॉपुलेशन है वो सारी PPICD ट्रेंड आशा वर्कर, आपने पॉपुलेशन आपकी ANM होगी, उसके अंदर PPICD ट्रेंड ANM होगी राजस्थान की मान ली, तो आप मान सकते हो फिर वो राजस्थान की पूरे राजस्थान के भीतर से आपको एक्सेसिबल पॉपुलेशन वहां से ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन आपने कहा कि साहब स्टडी मेरी कहाँ सेलेक्टेड है? स्टडी मेरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लिमिटेड है। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो है स्टडी क्या होगी? जो PPICD ट्रेंड जो ANMs है
उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, इसके भीतर आ जाएगी। ठीक है, ये होगी टारगेट पॉपुलेशन। फिर एक और होती है टारगेट पॉपुलेशन के भीतर आती है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। कौन सी आती है? एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन? एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो होती है जो कि पॉपुलेशन अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी, जो स्टडी के लिए अवेलेबल हो, है ना। द पोर्शन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन अवेलेबल फॉर रिसर्च स्टडी। द पोर्शन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन मींस टारगेट पॉपुलेशन का वो भाग जो क्या होता है, अवेलेबल फॉर रिसर्च स्टडी, जो कि रिसर्च स्टडी के लिए अवेलेबल है, फॉर रिसर्च स्टडी। अब कहने का मतलब अगर उदयपुर की हम बात कर रहे थे तो उदयपुर में सारी की सारी जो है एएनएम से वो अवेलेबल नहीं होगी। कुछ एरिया होंगे वो आपकी रीच में नहीं होंगे, बाहर होंगे। कुछ एएनएम्स होगी वो लीव पर होगी, छुट्टी पे वो होगी, वहां पर उपलब्ध नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारी जो एएनएम्स होगी वो वहां पर आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। आपकी टारगेट पॉपुलेशन में आती है लेकिन आपकी स्टडी के लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो वो उसमें नहीं होगी। तो उस समय जो आपके लिए अवेलेबल है, जो स्टडी के लिए उस समय अवेलेबल है, वो क्या होगी? आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन है। इज इट क्लियर? है ना, इज इट क्लियर है कि ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो होती है जो अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर देखें, है ना, एएनएम्स ऑफ द एएनएम्स वर्किंग एट, है ना, एग्जांपल, है ना, पीपीआईसीडी ट्रेंड, एएनएम्स या फीमेल हेल्थ वर्कर्स वर्किंग एट सेलेक्टेड HWCs। तो HWC को आजकल अपन क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आम। HWC आम। HWC का मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो पहले सब सेंटर कहा करते हैं उसको अब क्या बोलते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते हैं। और आम का मतलब क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें कौन सा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होता है वो। उसके बाद जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर आएगा, उसके बाद आपके CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आएगा। तो सबसे छोटा लेवल जो अपन बात करते हैं, जिसकी सब सेंटर की बात करते थे, वो सब सेंटर का नाम बदल गया। अब क्या बोलते हैं उसको? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते हैं। और उसको भी क्या बोलते हैं? आम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये इसमें नया नाम है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जो एएनएम्स जो अवेलेबल होगी आपको, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड सब जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उस पे जो है एएनएम से हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है, इस स्टडी के लिए। तो वो क्या हो जाएगी? आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के भीतर टारगेट पॉपुलेशन और उसके भीतर एक्सेसिबल पॉपुलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है सैंपल्स। अब उस एक्सेसिबल पॉपुलेशन में आपको सैंपल लेने हैं। अवेलेबल आपके पास 100-150 हो रही है, लेकिन आपको लेनी नहीं ना, उसमें से आपको क्या करना है? सैंपल चूज करना है, सारी तो नहीं लेनी उसमें से। ठीक है, तो अवेलेबल है उसमें से फिर सैंपलिंग होगी आपकी। उसमें से क्या करोगे आप? सैंपलिंग करोगे। आपने जैसे 50 लेनी, 150 अवेलेबल थी, 50 लेनी है, तो आपको सैंपलिंग क्राइटेरिया या सैंपलिंग टेक्निक यूज करेंगे। और सैंपलिंग टेक्निक के माध्यम से अपन क्या करेंगे? कुछ नंबर्स जो इतने चाहिए उतने हम क्या करेंगे? सैंपल ड्रॉ करेंगे उसमें से कि ये जो एएनएम से वो हमारी सैंपल्स हो जाएगी। ठीक है, द सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, कौन सी? वो भी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। कौन से का? एक्सेसिबल पॉपुलेशन का सब ग्रुप ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द एक्चुअल स्टडी, जिसको एक्चुअल स्टडी के लिए सेलेक्ट किया गया है। द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन टू अलाउ द जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स। ये बात याद रखना कि जो सैंपल होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप ब्लड का जब सैंपल लेते हैं तो आप कहीं से भी लो, लेकिन वही रिजल्ट आएगा। अगर आपने हाथ से ब्लड सैंपल लिया है, आपने हाथ की वेन से लिया है, आपने पैर की वेन से लिया है, कहीं से भी आपने लिया है, लेकिन वो रिजल्ट होगा वो लगभग सेम आता है। तो वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, ऐसे ही आप जब सैंपल लो तो वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस पॉपुलेशन का, ताकि उस स्टडी की फाइंडिंग्स को आप जनरलाइज कर सको। ठीक है, फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे ना 50 ANM, है ना, ऑफ एक्सेसिबल पॉपुलेशन की, जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन की है ना, उसमें से 50 ANM ले ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारी सैंपल हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो जो फ्लो बना ना, वो फ्लो किस तरह से बना? अब आप देखिए फ्लो क्या बना? पॉपुलेशन
आप जब सैंपल ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से आपकी टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन में से आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन, और आपके एक्सेसिबल पॉपुलेशन में आपने क्या किया, सैंपल ड्रॉ किया। ठीक है, सैंपल पॉपुलेशन आपने पूरे राजस्थान की मान ली, टारगेट पॉपुलेशन आपने किसी प्रोग्राम के अंदर, ट्रेंड विशेष प्रोग्राम के अंदर राजस्थान की सारी मान ली, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट विशेष की मान ली। एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो उसमें अवेलेबल है वो मान ली, और उसमें से जो आपने नंबर्स ले लिए एक्चुअल स्टडी के लिए, वो आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया। तो ये आपका पूरा क्या है, ये फ्लो है, फ्लो है सैंपलिंग, फ्लो ऑफ सैंपलिंग का जो सैंपलिंग का फ्लो चलता है वो इस तरह से अपन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है डेटा। डेटा क्या था, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप स्टडी करोगे ना उससे जो सूचनाएं मिलेगी वो क्या है, डेटा है। मैंने आपको पेपर दिया, पेपर में से आप उसको मैंने चेक किया, और जो आपके राइट आंसर थे, जो नंबर आया, स्कोर आया, वो आपका क्या है, डेटा है। क्लियर है, डेटा का मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, द पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन स्टडी। स्टडी में जो सूचनाएं हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। विच में बी न्यूमेरिकल, जो क्या हो सकती है, नंबर में हो सकती है, वो नैरेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव फॉर्म में, वर्ड्स में हो सकती है। डेटा आर द रो मटेरियल फॉर द एनालिसिस, और इसी डेटा को एनालिसिस करके आप क्या करते हो, रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हो, उसका इन्फरेंसेस निकालते हो, परिणाम निकालते हो, कंक्लूजन करते हो उसको। ठीक है, तो डेटा है वो इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा कभी भी मैनिपुलेट नहीं करना। जब आप रिसर्च करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ध्यान ये रखना है कि डेटा का कभी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, डेटा में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, डेटा एज इट रहना चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो वास्तविक आएगा, रियल रिजल्ट आएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का हिंदी का अर्थ होता है विश्वसनीयता, विश्वास के लायक, विश्वास योग्य है या नहीं है। किसी चीज को आप विश्वास योग्य कब मानते हो, जब वो अपनी बात पे पक्का रहे, बात मुकरे नहीं, हर बार वही बात कहे, जो सत्य है उसको सत्य कहे, असत्य को असत्य कहे, इसका मतलब वो रिलायबल है ना। पंचायतियां होती थी, किसी बात पे विश्वास करते थे कि फला आदमी को बुला लो, वो क्या कहता है, बात सही सही कहता है, खरी खरी कहता है, उस मतलब विश्वास लाएगा। ठीक है, किसी पे जो किसी को नौकर रखते हैं, नौकरी पे रखते हैं, तो ये देखते हैं कि वो विश्वास लायक है या नहीं, कहीं चोरी तो नहीं कर रहा, वहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, आज है वैसा ही कल है या नहीं, रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है। मींस अगर बार बार, अगर यहां पर अपनी रिसर्च के अंदर बात करें, तो आप जब टूल दोगे रिसर्च का टूल दोगे, मीन्स आप टूल का मतलब जो आप या तो पेपर है या फिर कोई मीन्स किसी का नॉलेज असेस करना है तो आप क्या दोगे उसको, क्वेश्चनियर का सेट दोगे, या फिर कोई एटीट्यूड चेक करना है तो आप लिकर्ट स्केल बना के दोगे, उससे पता करोगे, या फिर किसी की प्रैक्टिस देखनी है तो आप चेकलिस्ट से चेक करोगे। तो वो टूल जो है ना, टूल से जब आप चेक करते हो, उसकी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन करते हो, तो वो टूल है जो हर बार वही रिजल्ट दे, तो इसका मतलब क्या है, वो रिलायबल है। जैसे आप किसी बीपी माप रहे हो, बीपी अभी मापा, जस्ट पहले जो पहले रीडिंग आई है वो रीडिंग आई है, और उसके वापस हटाकर दोबारा फिर वापस रीडिंग ली, तो वो सेम रीडिंग आती है, तो इसका मतलब बीपी क्या है, वो बीपी इंस्ट्रूमेंट क्या है, रिलायबल है। ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर है, अभी आपने लगाया, आप 37.2 डिग्री आया, हटाया, फिर वापस लगाया 37.2 डिग्री आया, इसका मतलब रिलायबल है। अगर वो चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चनियर दिया, अभी आपको 10 क्वेश्चन में से दिया मैंने आपको, तो 10 में से आपने 5 सही कर दिए, अगली बार फिर दिया, मतलब वापस वही टेस्ट दिया, फिर भी 10 में से 5 कर रहे हो, फिर दिया 10 में से 5 कर रहे हो, इसका मतलब बार बार वही इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इसका मतलब वो टूल क्या है, रिलायबल है। क्लियर है, तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ द कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्ट रहता है, परिवर्तनशील नहीं होता, एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता रहती है। डिग्री ऑफ द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हो, जिस टूल को आप यूज कर रहे हो, मेजर्स टू कंसेप्ट, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को मेजर करने के लिए, उस वेरिएबल को मेजर करने के लिए आप जो टूल काम ले रहे हो, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट यील्ड द सेम रिजल्ट अंडर द कंसिस्टेंट कंडीशन। अगर परिस्थितियां समान है तो फिर रिजल्ट कैसा आएगा, हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। इज इट क्लियर, ये होती है उसकी रिलायबिलिटी। क्लियर, नेक्स्ट होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। क्या होता है, वैधता, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या था, विश्वसनीयता, है ना, वैधता।
वैधता का, वैलिड का मतलब क्या होता है कि जिस चीज के लिए बनाया गया है और वही चीज मेजर करे तो वो क्या कहता है, वैलिड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बीपी इंस्ट्रूमेंट अगर बीपी मेजर करे तो वैलिड है उसके लिए। थर्मोमीटर अगर वो टेम्परेचर मेजर करे तो वैलिड है। क्वेश्चनियर अगर नॉलेज मेजर करे तो वैलिड है। लिकट स्केल अगर एटीट्यूड मेजर करे तो वैलिड है। चेकलिस्ट अगर जो है वो आपका प्रैक्टिस या आपकी स्किल्स मेजर करे तो वैलिड है। पेन स्केल्स अगर पेन मेजर करे तो वैलिड है। लेकिन अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट वेट मेजर करे तो वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर वेट मशीन टेम्परेचर मेजर करे तो वैलिड नहीं है, लेकिन अगर वेट मशीन वेट मेजर करे तो वैलिड है। क्लियर? जिस चीज के लिए बनाया गया है वही चीज अगर मेजर करे और एक्यूरेटली मेजर करे, और एक्यूरेटली मेजर करे तो वो क्या होगी, वैलिड होगी। द डिग्री विच एन इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मेजर्स, जो डिग्री जिस पे वो मेजर कर रहा है, एक्चुअली मेजर कर रहा है, मेजर्स द कंसेप्ट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। जो इंटेंशन रखा है आपने मेजर करने के लिए और वही मेजर करता है। मींस आपने चाहा कि मुझे टेम्परेचर मेजर करना है थर्मोमीटर से और थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर मेजर करके दे तो वो वैलिड है। वैलिडिटी कंसर्न द ट्रूथफुलनेस, वो सत्यता को बताता है, एंड एक्यूरेसी, और वैलिडिटी के साथ क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, वो एक्यूरेट रिजल्ट बताना चाहिए। ठीक है, ऑफ द मेजर्स। ठीक है, दैट टाइम इट कॉल्ड वैलिड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी देखी जाती है। रिलायबिलिटी का मतलब हर बार सेम रिजल्ट दे, कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, स्टेबल रिजल्ट दे, और रिलायबिलिटी का मतलब जिस चीज के लिए मेजर किया जा रहा है वही मेजर करे, है ना। व्हाट इज इंटेंडेड टू बी मेजर, मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू बी मेजर, वही मेजर करे जो इंटेंशन आपका था, और एक्यूरेटली मेजर करे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वैलिडिटी हो गया। नेक्स्ट होता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है कि आप पूरी स्टडी जब बनाओगे ना तो पूरी स्टडी में एक एक पॉइंट को आप जोड़ोगे आपस में कि ऐसे ऐसे चलेंगे हम आपके। फ्रेमवर्क ढांचा, है ना, ढांचा बनाते हैं, जो एक तरह से क्या बनाते हैं, उसका स्केलेटन, है ना, स्टडी का स्केलेटन। क्या है, स्केलेटन ऑफ द स्टडी। स्टडी का जो एक ढांचा बनता है ना, खाका बनता है ना, द कंसेप्चुअल अंडरपिनिंग ऑफ द स्टडी इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, दिस इज ऑफन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और क्वांटिटेटिव में जनरली इसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बोलते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इसको क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलते हैं ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट। जनरली हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज करते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है एज इट हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। जो थ्योरी पहले दी गई थी उस थ्योरी को चेंज करके हमारी स्टडी के अनुसार मोल्ड करके काम लेते हैं, तो हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं वो काम लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से एक ढांचा बनाते हैं, ये स्टडी ऐसे ऐसे प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब इसका जो होगा वो रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक ढांचा बना देते हैं उस स्टडी का। फिर आती है पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है, स्मॉल स्केल स्टडी होती है, स्मॉल छोटा वर्जन होता है मेन स्टडी का। मेन स्टडी करने से पहले एक छोटी स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं पायलट स्टडी। पायलट स्टडी करने का पर्पस ये होता है कि हमारी जो मेन स्टडी है वो फिजिबल है या नहीं, वो स्टडी यहां पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हम पूरी स्टडी का पूरा स्टार्ट कर लें और बाद में जाके पता चले कि स्टडी तो संभव ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी स्टडी फेल हो गई। तो उसको पूरे सैंपल पे करने की बजाय 10% सैंपल लेके पहले हम क्या करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो पायलट स्टडी के सैंपल्स होते हैं उनको मेन स्टडी के सैंपल्स में जनरली नहीं लिया जाता है। पॉसिबल ये होता है कि उसको अवॉइड करना होता है। ठीक है, संभव जहां तक संभव हो, ठीक है, नॉर्मली उसको अवॉइड करना होता है। ठीक है, अब पायलट स्टडी स्मॉल स्केल वर्जन क्या है, छोटा वर्जन होता है। और द ट्रायल रन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल रन का ट्रायल करते हैं पहले से कि सही चल रहा है क्या, सही स्टडी सही हो जाएगी क्या। कंडक्टेड इन प्रिपरेशन फॉर ए मेजर स्टडी, मेजर स्टडी की जो प्रिपरेशन के लिए, किसके लिए, मेजर स्टडी की प्रिपरेशन के लिए, उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, क्या करने के लिए, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि स्टडी ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसको चेक करने के लिए हम जो स्मॉल स्केल वर्जन 10% पॉपुलेशन से 10 से 15% की पॉपुलेशन पे हम क्या करते हैं, उस स्टडी को, है ना, 10 से 15% सैंपल्स पे, जो आपकी सैंपल साइज है ना उसके 10 से 15%। सैंपल साइज अगर 100 है ना, अगर आपका सैंपल साइज 100 रखा हुआ आपने, तो 100 से मीन्स 10 से 15% मीन्स आपने
10 से 15 लोगों पर आपको क्या करना है, वो पहले रिसर्च करनी है और उसका पूरा कंक्लूजन, पूरी सारी चीज़ें, कैलकुलेशन और सारी चीज़ें करके देखेंगे। उससे ये पता चलेगा कि हमारी स्टडी फिजिबल है या नहीं। अगर उस पर स्टडी फिजिबल है, संभव है, तो हम फिर मेजर स्टडी के लिए प्रोसीड करते हैं। तो छोटा वर्जन जो होता है, स्मॉल स्केल वर्जन होता है, वो क्या कहलाता है, पायलट स्टडी कहलाता है। ओके, तो ये था हमारा टर्मिनोलॉजी का टॉपिक, जिसके अंदर ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड हुई टर्मिनोलॉजी के भीतर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।